चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। तो आज पूरा देश आशा ताई को अलविदा कर रहा है और उनको अंतिम विदाई दे रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको मुंबई से दिखा रहे हैं और इससे पहले लगातार ये आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। मुंबई में आशा ताई की अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी जो पुख्ता कर दी गई है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो भीड़ है, ये जो लोगों की तादाद है, ये जो लोगों की संख्या है, ये बुलाई गई नहीं है। ये लोग जो हैं वो खुद से, क्योंकि आशा ताई का सफ़र उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में रीजनल फॉर्म्स में अगर बात करें या रीजनल फिल्मों की बात करें, क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें, तो उसमें भी उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन गाने दिए हैं। अपनी आवाज़ के ज़रिए हर एक गाने को उन्होंने ज़िंदा रखा और यही उनकी जो याद है वो लोगों के दिलों में है। फिलहाल हर कोई उनको अंतिम विदाई दे रहा है। ये देखिए, ये आप जो पोस्टर है वो भी लगाए गए हैं। उनको अलग अलग तरीके से लोग याद कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको सीधे मुंबई से दिखा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। फिलहाल ये उनकी अंतिम शव यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। ये तमाम जो लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो उनसे जुड़ाव रखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने उनकी गायकी में हर एक अंदाज़ को महसूस किया है, चाहे वो सैड सॉन्ग्स हों, चाहे वो एक्साइटिंग सॉन्ग्स हों, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स हों, चाहे वो लोकगीत हो, चाहे वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हों, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाओं में गाने हो। 20 भाषाओं का ज्ञान रखने वाली आशा भोसले जी, जिनकी अंतिम विदाई में लोग जो हैं वो उन्हें उनके साथ साथ चल रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। हालांकि उनकी अंतिम विदाई अब से थोड़ी देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 12,000 गाने उन्होंने 20 भाषाओं में गाए हैं। 82 साल के करियर में, 82 ईयर्स, 82 साल के करियर में जो सफ़र है वो यादगार उनका रहा। हाँ, रिजेक्शंस भी आए, कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन रिजेक्शन से लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक उन्होंने अपने सफ़र को हमेशा जारी रखा। आजकल के जो नए सिंगर्स हैं या जो नए गायक हैं या जो गाने में रुचि रखते हैं, वो भी आशा भोसले को सुनते आए हैं, वो भी उनसे प्रेरणा लेते आए हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में अगर आप पुराने सिंगर्स की बात करते हैं तो कोई और याद रहे ना रहे, लेकिन आशा ताई को हर एक वर्ग का, हर एक आयु वर्ग का जो गायक है या जो गायिका है वो याद रखती है और निश्चित तौर पर उनकी उपलब्धियां जो हैं वो उन्हें और ख़ास बनाती है। रिजेक्शन शुरुआत में बहुत ज़्यादा उन्हें मिले, बहुत ज़्यादा उन्हें रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। अपनी आवाज़ को लेकर उन्हें कई बार इनकार सुनना पड़ा, ना सुनना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कर लेकिन उससे वो पीछे नहीं हटी। धीरे धीरे कर जैसे उन्होंने मेहनत आगे करती चली गई, उसके बाद उन्हें कई मुकाम हासिल हुए और उनकी जीवनी पर अगर गौर किया जाए तो उनकी जीवनी बताती है कि कभी रिजेक्शन से डर कर, थक कर बैठना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए और वही मुकाम हासिल करिए। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं ये हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। करोड़ों अरबों दिलों में राज करने वाली आशा ताई अब हम सबके बीच में नहीं रही। हालांकि उनका निधन हुआ, 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक की शिकायत के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया था, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी ही देर बाद उन्हें मुखाग्नि भी दी जाएगी और कई सारे सम्मान उन्होंने हासिल किए। तो देखिए, हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। हालांकि ये जो लोगों की भीड़ है ये उन्हें वहाँ पर मौजूद रहकर अलविदा कह रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो वहाँ मौजूद नहीं हैं उनके दिलों में वो निराशा है और ताउम्र वो उन्हें याद करते रहेंगे। सरोज मिश्रा जी गायिका हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरोज जी, आप किस तरीके से याद करना चाहेंगी एक ऐसे युग की समाप्ति हो गई है जिसने लाखों दिलों पर, करोड़ों दिलों पर, अरबों दिलों पर राज किया? आप कैसे याद करेंगी? पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहती हूँ और बड़ा ही सारे कलाकारों के लिए बड़ा ही दुखद है
और जब से आशा दीदी हॉस्पिटलाइज्ड हुई हैं तब से लेके आज तक हम बड़े गमगीन हैं और बहुत ही ख़राब लग रहा है। अब उनके उनका संगीत ऐसा है, उनके गाने ऐसे हैं कि उनको भुलाया तो नहीं जा सकता। वो अमर हैं, उनको नहीं भुला सकते हम कोई भी। तो उनको हम उनके गाने सुन के, उनके सुन सुंदर व्यक्तित्व को अपने अंदर निभाकर, अपने अंदर लाकर, जैसा वो करती थीं, जैसे परफ़ॉर्म करती थीं, तो हम उनको हमेशा-हमेशा याद करते रहेंगे। अच्छा सरोज जी, क्योंकि एज अ सिंगर या एज अ गायिका आप उन्हें अपनी प्रेरणा स्रोत मानती रही हैं। हालांकि आजकल के जो नई जनरेशन के जो सिंगर्स हैं वो भी उन्हें सुनते हैं और उनसे हर एक गाने के बोल के माध्यम से या वो किस एक्सप्रेसिव तरीके से उन शब्दों को बयां करती थी कि वो गाने के मतलब पर्दे के आगे तो वो अभिनेता है, लेकिन ऐसा ही लोगों को प्रतीत होने लगता था कि वो अभिनेत्री उस गाने को गा रही है। तो इतनी तरीके से उस गाने को जिंदा रखना ये उनसे बेहतर किसी और को नहीं आता था। आजकल के जो सिंगर्स हैं वो भी उन्हें याद करते हैं। आपको क्या लगता है आजकल के जो नई जनरेशन के सिंगर्स हैं उन्हें क्या सीख लेने की ज़रूरत है आशा ताई से? हाँ, उनसे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि जैसे कि एक बार वो इंटरव्यू में समझा रही थी, बता रही थी हम्म। कि एसटी बर्मन साहब ने उनको बताया था कि जिस कलाकार अदाकारा के लिए ये आप गा रही हैं, तो आप उनका सब कुछ नोटिस करिए। आप नोटिस करिए कि वो देखने में कैसी हैं, उनका फिगर कैसा है, उनका फेस कैसा है, उनकी आवाज़ कैसी है, हम्म। और उन सबको ध्यान में रखते हुए आप गाइए। और ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये सब चीज़ें उनका डेडिकेशन था कि हाँ, हमें ऐसा करना है। हम्म। आजकल के सिंगर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। आशा जी से बहुत कुछ सीखते हैं, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। उनकी नकल करते-करते, उनको सुनते-सुनते तो हम भी बहुत ज़्यादा माने अब क्या बोलूँ विख्यात हो गए उनकी तरह कोशिश करते-करते। हम्म। बट वैसा तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन सीखने वाली ये बात है कि कड़ी मेहनत करें और जिस तरह उनका डेडिकेशन संगीत के प्रति था, वैसा डेडिकेशन रखें और जितना भी हम उनसे सीख सकते हैं, तो वो सीखने की कोशिश हम्म। करें। हम्म। हालांकि बचपन में ऐसा नहीं था कि कम उम्र में हालांकि उन्होंने गायकी शुरू की, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हर बार उन्हें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच किया गया। कई बार उन्हें इनकार का सामना करना पड़ा, कई बार उनके सामने रिजेक्शंस भी आए, लेकिन उनकी जीवनी और उनका जीवन ये जो पूरा है वो दर्शाता है और वो बतलाता है कि आपको रिजेक्शन से डर कर या थक कर या हार कर बैठना नहीं है। आपको हार कतई नहीं माननी है, आपको अपने ऊपर काम करते रहना है। और अगर आप सिंगर हैं या आवाज़ से संबंधित आपका काम है तो आपको आवाज़ से संबंधित सुधार करते रहने हैं और एक ना एक दिन आपके आगे वो मौका आएगा, वो अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको सदैव के लिए अमर कर देगी। जी, बिल्कुल, क्योंकि जो संगीत में तो डेडिकेशन की बहुत आवश्यकता है। अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं हैं संगीत के लिए, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। बाकी तो आपकी किस्मत है, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी है ना। हम्म। जितनी मेहनत करेंगी, उतना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो उन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी को संगीत पर निछावर कर दिया था और बड़ी हम्बल भी थी, बहुत अच्छे से मतलब मिलना-जुलना, बातचीत करना, बहुत ही मस्ती वाला भी नेचर था उनको। अभी मैंने हाल-फिलहाल एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने मुमताज़ जी कोई शहरी बाबू डांस कर रही हैं, तो वो उनके साथ डांस भी कर रही हैं। हम्म। और इस उम्र में 90 साल की उम्र की बात कह रही हूँ, इस उम्र में वो इस तरह से कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें सीखने की है कि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन आपको सब कुछ भुला के आपको अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। दिल दुखी होता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ एक तरफ रख के फिर अपने आप को आगे बढ़ाना है कि हम को कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, मंज़िल पानी है तो मेहनत करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। हम्म। उन्होंने अपनी जो सबसे पहला गीत हिंदी में गाया था, वो रात की रानी फ़िल्म में गाया था उन्होंने। हाँ।
तो जल जल के गिरे हैं परवाने, दो चार इधर दो चार उधर। तो बड़ा ही सुंदर गाना था, वो उन्होंने गाया था। फिर उनका बहुत ही पसंदीदा गीत है कि गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल पल एक अपने भी लिए। तो मतलब ये उनको सबसे ज्यादा पसंद था गाना। तो हम लोग जो भी उनकी पूरा उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उनके एक एक शब्द में ये बताता है कि आप आगे बढ़िए, उनसे कुछ सीखिए। अच्छा सरोज जी, क्योंकि बहुत सारी उन्हें विधि आती थी और विधाओं से बहुत ज़्यादा गुणी थी वो। लोक गायिका भी रही, लोकगीत भी उन्होंने गाए, उन्होंने भक्ति के गीत भी गाए, उन्होंने रोमांटिक भी गाए, उन्होंने सैड भी गाए, उन्होंने रॉक म्यूज़िक भी गाया, दम मारो दम जैसे गाने भी उन्होंने गाए हैं। और अपनी आवाज़ को जहाँ पर उन्हें लगा कि उन्हें मॉड्यूलेट करना है, उन्होंने वो भी मतलब आप समझिए कि जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने बीट करने की कोशिश की है और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि मैं पुरानी सिंगर हूँ तो फिर मैं नए गाने नहीं गा सकती। उन्होंने उस मिथ को भी तोड़ा है, उन्होंने उस स्टीरियोटाइप को भी तोड़ा। आपको सबसे ज़्यादा वो किस जॉनर में या किस विधा में पसंद आई? कोई ऐसी विधा नहीं है, मैं आपसे सच बोलूं कि मनीषा जी, कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसमें वो मुझे पसंद नहीं आई है। चाहे वो गजल गाएं, चाहे वो लोकगीत गाएं, चाहे वो भजन गाएं, चाहे वो बहुत कैबरे गाएं, चाहे बहुत रॉक म्यूजिक गाएं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सुनने में नहीं अच्छी लगे, क्योंकि सुर इतने पक्के थे, इतने पक्के सुर थे कि मतलब कि अगर बहुत सुरीला इंसान गाएगा तो कुछ भी गाएगा तो अच्छा लगेगा। इतने पक्के सुर थे कि कुछ भी गाती थी तो बहुत ही कर्णप्रिय और बहुत ही सुंदर लगता था। अच्छा मैं सरोज जी, तो हाँ, आप मानती हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री की तस्वीर बदली? 80s के सॉन्ग, फिर 70s, फिर 90s में आते आते वो किस तरीके से वो तबू या गोविंदा या करिश्मा कपूर या करीना कपूर वाले सॉन्ग्स में और उस एरा में वो ढल गई हैं। हालांकि उसमें भी उनको ज़्यादा पसंद किया गया। फिर 2000s में आई, उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। तो आपको लगा कि उन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से इंडस्ट्री को भी बदला है? जी, जी, बिल्कुल लगा। पूरा बदल ही के रख दिया, आप समझ लीजिए। और आप देखिए ना कि उनके गानों में कितनी छेड़-छाड़, कितनी मतलब जब रोमांटिक गाने गाती थी तो किस तरह उनका मूड बदल जाता था। बिल्कुल। सेंसुअस गाने गाती थी तो जो भी चाहे कहिए, इतना अच्छा मूड हो जाता था। तो उन्होंने पूरी विधा बदल दी है फ़िल्म इंडस्ट्री की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस उम्र में भी वो दुबई में जाके शो कर रही हैं, डांस कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो फ़िल्मी दुनिया को तो बहुत कुछ दिया है उन्होंने, मनीषा। अच्छा सरोज जी, आपकी अब अगर हाल ही में कभी मुलाकात हुई हो या आपका कोई ऐसा यादगार पल रहा हो जो आप हमेशा उनसे मिलकर उनको याद करेंगी, ऐसा कौन सा पल अगर आपसे मैं कहूँ कि आप शेयर कर सकती हैं तो? कभी आप उनसे मिली हों तो, कभी आपने गाने के संबंध में उनसे कोई चर्चा की हो, या व्यक्तिगत तौर पर वो कैसी थी, अगर हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं तो? व्यक्तिगत तौर पे मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैं सोचती रह गई कि मैं जाऊँगी मुंबई, उनसे मिलूँगी। तो मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उनसे मिल नहीं पाई। लेकिन मैं उनको पढ़ती बहुत हूँ, उनके सारे इंटरव्यूज़ देखती हूँ। तो व्यक्तित्व से तो वो बहुत ही जिंदा दिल है, बहुत ही जिंदा दिल, और बहुत ही मेहनती, और रिस्पेक्ट तो इतना देती हैं अपने बड़ों को कि मैं आपको बता नहीं सकती। लता दी को तो वो बिल्कुल अपना गुरु सब कुछ मानती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे। और मैंने जितना भी उनको देखा है, पढ़ा है, सुना है, बहुत मतलब कभी उनको उदास मैंने नहीं देखा कि हाँ। बहुत उदास हूँ, जबकि जीवन में ऐसा नहीं है, दर्द नहीं थे। उनका उनका बेटा उनके सामने चला गया, उनकी बेटी चली गई उनके सामने, बहुत बहुत तकलीफ, लता दीदी चली गई, उनके फादर चले गए। ऐसा थोड़ी है कि तकलीफ नहीं होगी जिंदगी में, काफी तकलीफें थी। फिर भी उनके व्यक्तित्व में जो उनका उनका जो हमेशा आगे बढ़ने की कामना, हमेशा हंसते बोलते रहने की कामना, हमेशा सबसे के साथ इतना अच्छा व्यवहार मैं देखती थी स्टेज पे भी, और हर जगह वो बहुत ही सबसे प्यार से मिलती थी, प्यार से बात करती थी। तो ये तो
क्या बोलूँ, बहुमुखी प्रतिभा की मालकिन थी वो, यही बोल सकती हूँ मैं। हालाँकि ये जो तस्वीरें हैं वो उसी की बानगी हैं और ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये जो लोगों का सैलाब है, ये जो लोगों की भीड़ है, ये कहीं से बुलाए हुए लोग नहीं हैं। ये कोई रैली नहीं, ये कोई आंदोलन नहीं, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं, ये कोई किसी बड़े नेता की कोई रैली नहीं है। ये तस्वीरें और ये जो लोगों की हुजूम है, ये जो लोगों की भीड़ है, वो दर्शा रही है कि ये लोग खुद से उनसे कितना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते थे। हालाँकि जन्म उनका कहीं और हुआ, लेकिन फिर करियर के लिहाज से फिर वो जब मुंबई में रहना शुरू किया उन्होंने और फिर यहाँ के तौर तरीकों को भी उन्होंने समझा, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों से भी उन्होंने जुड़ाव किया। सरोज जी, अगर मैं बात करूँ कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं या उनका जीने का तरीका होता है, वो निश्चित तौर पर एक सामान्य तौर पर अगर हम बात करते हैं, लेकिन आजकल के बड़े सिंगर्स, आजकल के फिल्मी सितारे, आजकल के बड़े चेहरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइफस्टाइल जिन्हें पसंद करते हैं और उसमें वो ऐशो आराम भी, वो शोबाजी भी और साथ ही साथ वो बड़े कॉन्सर्ट्स की बात करें। लेकिन जब हम आशा ताई की बात करते हैं तो वो बेहद ही ग्राउंडेड और बेहद ही सामान्य जीवन जीना पसंद करती थी। तो निश्चित तौर पर जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जो लोग उनके चाहते हैं, वो उनसे पल पल हर एक ज़िंदगी में हर एक सीख उनसे सीख लेना चाहते हैं। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो हैं वो लगातार आपको नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ। और ये बड़ी सी तस्वीर आशा ताई की और ये उनके अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा। और थोड़ी देर में हालांकि मुखाग्नि देने का समय 4 बजे का है और ये जो तस्वीरें हैं वो आगे बढ़ती हुई, ये जो पूरा अंतिम यात्रा है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए हज़ारों मशहूर गाने उन्होंने दिए हैं, इंडस्ट्री को उन्होंने बदला और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी, जैसे जैसे म्यूज़िक की डिमांड बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ी, तो उन्होंने भी अपने आप को उसी तरीके से ढाला। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पुरानी गायिका हूँ या पुराने गाने गाती हूँ या मुझे ये पसंद है तो मैं यही गाऊंगी। उन्होंने हर एक गाने के साथ अपनी चुनौती को समझा और उस चुनौती को समझते हुए उन्होंने उसको पूरा किया और बेहिसाब उसे पसंद भी किया गया। उनके हर एक गाने को पसंद करने वाले लोग ना केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में मौजूद है। और इसीलिए तो कहते हैं कि लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों दिलों पर राज करने वाली आशा ताई। हालांकि भारतीय संगीत जगत की मशहूर आवाज़ और एक बार रिजेक्शन का सामना, 2 बार रिजेक्शन का सामना, 3 बार रिजेक्शन का सामना, यहाँ तक कि एक बार तो जो जानकारियाँ मिलती हैं उनके हिसाब से उन्हें एक बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक से निकाल दिया गया था। तो आप ये समझिए कि कोई टूटने वाला इंसान तो वहीं पर टूट जाए, लेकिन अपनी लाइफ में सब कुछ खोने के बावजूद भी वो खड़ी रहीं, वो डटी रहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। वो एक सामान्य तौर पर जीवन जीने की कला को भी दर्शाता है और जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से शालीनता या सादगी के साथ या विनम्रता के साथ लोगों के साथ वो सामान्य जीवन जीने वाली लता ताई, जो अब हम सबके आशा ताई जो हम सबके बीच में नहीं है। हालांकि लता ताई का नाम इसीलिए आता है क्योंकि जब बचपन की बातें करते हैं या फिर बचपन से थोड़ा करियर की बात करते हैं तो फिर लता ताई और आशा ताई दोनों को ही याद किया जाता है। हालांकि आशा ताई की बात करें तो आशा ताई उनसे थोड़ी सी चुलबुली, उनसे थोड़ी सी नटखट भी नज़र आती हैं। बचपन में जितनी जानकारियाँ मिलती हैं या जितना पढ़ा जाता है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो छोटी उम्र से ही उन्होंने गायकी में अपना कदम रखा या गाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद से उनके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव भी आए हैं जिसमें लता ताई ने उनका भरपूर साथ दिया एक बहन होने के नाते। तो ये जो तस्वीरें आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये शिवाजी पार्क जहाँ पर अंतिम यात्रा के बाद जब उनकी विदाई होगी या उनको मुखाग्नि दी जाएगी तो वहाँ पर तैयारियाँ किस प्रकार चल रही हैं वो आपको बता रहे हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं।
सरोज मिश्रा जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। सरोज जी, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और 4 बजने वाले हैं, 4 बजने का समय है लता ताई को, आशा ताई को मुखाग्नि देने का। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं, क्योंकि बचपन की हम उनकी बात करते हैं, उनकी जवानी के दौर की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके करियर की बात करते हैं। लता ताई और आशा ताई दोनों में खूब तालमेल नजर आता था। कहीं और थोड़ी सी चुलबुली हालांकि आशा ताई ही नजर आती थी। थोड़ी मैच्योर की बात करें तो लता ताई उनसे ज़्यादा मैच्योर थी। क्या आप भी मानती हैं, जितना आपने पढ़ा हो या जितना आपने अपने करीबियों से उनके बारे में सुना हो? जी हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आशा जी थोड़ी चुलबुली थी उनका, और अभी तक आप समझ लीजिए उनका नेचर वैसा ही था। लता जी थोड़ी गंभीर थी। तो मेरे जो गुरु हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जी, तो उनकी दोनों जन से बहुत मुलाकात होती रहती थी। उनके मुँह से ही मैं सुनती रहती थी कि बेटा, जो लता है वो बहुत शांत, बड़ी पवित्र है, उसकी आवाज़ भी बहुत पवित्र है। लेकिन आशा जो है, उसकी आवाज़ में बड़ी खनक और बड़ा अल्हड़पन, लेकिन काम बहुत है आवाज़ में। हम्म। बहुत ही काम है, मुर्गियाँ बहुत अच्छी है। तो उनसे ही मैं सुनती रहती थी लता जी के बारे में और आशा जी के बारे में। हम्म। तो वो इन लोगों के नेचर के बारे में बताते थे कि सादगी तो इतनी थी कि आपने देखा होगा कहीं बाहर भी जाके ये शो करती थी तो ये साड़ी में ही रहती थी। हम्म। हमेशा साड़ी में, किसी तरह के गाने गाएँ, ये साड़ी में रहती थी। आजकल की जैसे डिमांड हो गई है कि हम्म। जिस तरह का प्रोग्राम हो उस तरह के बिल्कुल। आप कपड़े पहने। लेकिन ये किस तरह का के भी प्रोग्राम में जाती थी, किस तरह का भी गाना गाती थी, हम्म। साड़ी में ही रहती थी, हम्म। सादगी, हाँ। और अपनी परंपरा को बिल्कुल जागृत किए हुए थी, और देखने में बहुत अच्छा और लगता हर था। शब्द में उनके एक एक्सप्रेशन था। हर जी, शब्द में जी। एक्सप्रेशन, हर शब्द में भाव। मतलब आप समझिए कि आजकल के कई ऐसे सिंगर्स हैं जो बस गा देते हैं, उनका काम है कि गाना तो बस वो परफॉर्म कर देते हैं, वो गा देते हैं। उनकी आवाज़ में वो मिठास के साथ साथ, क्योंकि एक मिठास भरी आवाज़ तो थी ही, एक मीठी आवाज़ तो थी ही, लेकिन उस भाव को जागृत करना। अगर कोई रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद नहीं भी करता तो एक बार आशा ताई के गाने सुन लेने के बाद वो उनके गानों को पसंद करता, उस फील को पसंद करता, उस भाव को पसंद करता। जी, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, संगीत में और गाने में ख़ास करके, वैसे तो नृत्य में हर चीज़ में एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। हम्म। बट गाने में अगर एक्सप्रेशन नहीं है, तो आपका गाना कोई भी गाए, सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वो हम्म। तड़क-भड़क से भले ही थोड़ा चल जाए, फिर लेकिन वो एकदम गायब हो हम्म। जाएगा। आप देखिए, जो आशा जी के, लता जी के, मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर जी के गाने गाए हुए हम्म। हैं, वो आज भी लोग कितने हम्म। मतलब उससे सुनते हैं, आज भी वो बहुत हम्म। पॉपुलर है। और आज जो थोड़े से वैसे गाने हैं, वो तुरंत माने कि लोग सुनते हैं और हम्म। फिर थोड़े दिन में वो गायब हो जाते हैं। हम्म। उसका जो मकसद है कि गाने को आप इतने सुंदर से, इतने भाव से गाइए कि वो किसी के दिल से हटे ही नहीं। हर शब्द का हम्म। भाव समझिए, हर शब्द के भाव को, जैसे कि जो भी आपको शब्द बोलना है। हम्म। तो लता जी और आशा जी दोनों ही इस बात का बहुत ध्यान रखती थी। आप जब गाना सुनेंगी तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि वो हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल वो चीज़ हो रही है। हम्म। तो ऐसी कला थी उनके वो अंदर, उस इतनी मोमेंट में ले मेहनत थी। जाती हैं इंसान को, सुनने वाले जी, को वो उस मोमेंट में ले जाती हैं। ये उस तस्वीरें हम मोमेंट में अपने ले जाती दर्शकों हैं। को भी दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं और एकनाथ शिंदे पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। थोड़ी देर में जब शव यात्रा उनके यहाँ पर पहुंचेगी, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर मुखाग्नि देने का समय आएगा। लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं, तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सरोजी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ना केवल फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, जब हम विज्ञापन जगत की बात करते हैं या ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स की बात करते हैं, तो ब्रांड का नाम भले लोगों को याद ना हो, लेकिन उसमें जो जिंगल्स गाए जाते हैं उसकी आवाज़ कौन थी। कई सारे ऐसे ब्रांड जिनकी आवाज़ खुद आशा ताई बने, तो उन ब्रांड्स को भी लोगों ने बहुत पसंद किया, उन विज्ञापनों को भी लोगों ने पसंद किया और उन्होंने यहाँ से भी दिखाया कि नहीं केवल म्यूज़िक नहीं, नहीं केवल गायन नहीं, बल्कि हम जिंगल्स भी कर सकते हैं। हम एक वर्सटाइल, तभी तो उनको वर्सटाइल सिंगर कहा जी, जाता है। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उनसे
अछूता रहा हो। हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही खूबी से निभाया है। ये नहीं कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है और तो इसको ऐसे ही कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो जिंगल्स गाया हो, चाहे वो सिंपल गाना हो, चाहे वो मुश्किल गाना हो, उसको बड़ी अदायगी से निभाया है। क्योंकि रियाज़ तो इतना ज़बरदस्त है कि किसी तरह का गाना हो, उसको वो बखूबी निभा सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर आप कोई संदेश देना चाहती हैं कि आजकल के युवा पीढ़ी को उनसे क्या सीख लेने की ज़रूरत है, व्यक्तिगत तौर पर एज़ अ ह्यूमन बीइंग, क्या सीख मिलती है या क्या सिखलाती हैं आशा ताई? मैंने उनसे यही सीखा है मनीषा, कि सबसे पहले आर्टिस्ट तो जो आप अच्छे हैं, इंसान अच्छे बनिए। जब आप इंसान अच्छे होंगे, मैंने उनको देखा, उनकी एक्टिविटीज़ देखा, वो किस तरह लोगों से मिलती थी, तो आप आर्टिस्ट अपने आप अच्छे बन जाएँगे, ऊपर वाले की कृपा आप पे बरसेगी और आप कितने भी ऊपर पहुँच जाएँ, पैर ज़मीन पे रहने चाहिए आपके। पैर हमेशा ज़मीन पे रहने चाहिए। ये सारी बातें उन्हीं से सीखा और सभी आर्टिस्ट से ये कहना चाहती हूँ कि खूब मेहनत करें और भाग्य तो है ही, और चाहे कितनी भी ऊँचाइयों पे पहुँचे, लेकिन पैर ज़मीन पे रखें और सबकी इज़्ज़त करें। अच्छा सरोज जी, क्योंकि आपने कहा कि पैर ज़मीन पर रखे, लोगों के साथ विनम्र रहें, लोगों के साथ सादगी भरा उनका जीवन रहा, क्योंकि मैं अब कंपेयर भी कर पा रही हूँ, क्योंकि जब हम आजकल के सिंगर्स को देखते हैं, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ ऐसे गायक हैं, कुछ ऐसे अभिनेता हैं जो परफॉर्मेंस के साथ साथ बड़ी बड़ी लग्जीरियस लिविंग स्टैंडर्ड्स को जीना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा पहनना ओढ़ना, बहुत अच्छी गाड़ियों में सफ़र करना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके फिर टैंट्रम्स भी उतने ही हो जाते हैं। लोग कई बार उनकी आलोचना करते हैं, कई बार उनकी बुराई भी करते हैं, कई बार उनसे नाराज़ भी होते हैं, लेकिन आशा ताई को लेकर जीवन भर में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलता। ऐसे उनके करीबी कभी ये बता नहीं सकते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा लिविंग स्टैंडर्ड्स में जीना पसंद था, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई था, ऐसा भी नहीं था, बहुत रूटेड वो रहना पसंद करती थी, बहुत सादगी भरा जीवन। और साथ ही साथ ये बहुत ज़रूरी है ना कि आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। उनकी आलोचना करने वाला कोई नहीं था, उनके आलोचक भी उनके प्रशंसक बन गए। क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था ना, सरल स्वभाव था। और आप एक चीज़ महसूस करेंगी कि अगर आप बहुत हाई-फाई लिविंग स्टैंडर्ड रखिए, आप बहुत स्तर के कपड़े पहनिए या बहुत महँगी गाड़ियों में घूमिए, तो एक एटीट्यूड तो आप में आ ही जाता है ना? और वो लोग बहुत मैं समझती हूँ भाग्यशाली होती हैं, ईश्वर की कृपा होती है कि ये सब होने के बाद भी वो बहुत विनम्र रहते। ऐसा नहीं था कि आशा जी के पास किसी चीज़ की कमी थी। ईश्वर ने उनको भर-भर के दिया था। लेकिन साथ में विनम्रता की भी कमी नहीं थी, बहुत विनम्र थे वो। और यही मैं कहना चाहूँगी सारे आर्टिस्ट से कि ये सारी बातें उनसे ज़रूर सीखनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी से ज़रूर सीखनी हाँ। चाहिए। अच्छा सरोज जी, जब भी नाम लिया जाता है तो आशा ताई और लता ताई दोनों का नाम लिया जाता था, आशा भोसले, लता भोसले दोनों का नाम लिया जाता था, लता मंगेशकर जी का नाम लिया जाता था। लेकिन अपनी अलग पहचान बनाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, करियर क्षेत्र में बात करें या सिंगिंग में बात करें, क्योंकि बड़ी बहन एक माँ जैसी, लेकिन उसके साथ साथ ठीक है आप नाम तो ले रहे हैं, आप उनके ज़रिए आशा ताई को पहचान रहे हैं, लेकिन अपनी पहचान अलग से बनाना, अपने गाने के स्टाइल को बदल देना, अपने जॉनर को बदल देना, अपने तरीके को बदल देना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। जी, जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लता जी तो ख़ैर हमारी भारत रत्न थी ही। उनकी आवाज़ बहुत डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट। मैं तो जब उनका आ जाने जा भी सुनती हूँ ना, आप मेरा ये, तो मुझे लगता है कि मैं कोई पवित्र गाना सुन रही हूँ। और उसमें वो ठहराव, उनका उनका ढंग ही बहुत अलग था गाने का। गाने में अनायास वो काम-वाम नहीं करती थी, उनको पसंद ही नहीं था। जैसा गाना है वैसा गाना गाती थी। वो कहती थी कि वो सब ज़्यादा डाल के ना गाने को बिगाड़ देते हैं, गाने की फीलिंग्स खत्म कर देते हैं। वो उनका अपना स्टाइल था। और आशा जी ने हर तरह के गाने गाए। हाँ। अंग्रेज़ी गाना भी गाया, रॉक भी गाए, हाँ। हाँ। कैबरे भी गाए, और उसमें वो जो अदायगी चाहिए वो अदायगी वो लाती थी कि ऐसा लगता था जैसे हेलन जी
अगर उनका गाना गाती थी, ऐसा लगता था वो हेलन जी ही गा रही गा हैं, रही हैं, हाँ। वो आशा जी वो नहीं गा पर्दे के रही हैं। सामने अभिनेत्री को जी, ही प्ले करती थी, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक के जरिए वो उन्हीं को ही जी रही हैं, उस अभिनेत्री को ही जी रही है। आपने इससे पहले बहुत अच्छी बात कही कि वो अभिनेत्री को नोटिस करती थी कि वो कैसी हैं, किस तरह की बातें करती हैं, आवाज़ कैसी है, फिगर कैसा है, कैसा रंग रूप है, कैसी आवाज़ है, क्या बात करने का तरीका है। और यही तो वजह है ना कि फिर वो अपने आप को ऐसा आवाज़ में ढाल देती थी कि लोगों को लगता था कि यही जो अभिनय कर रही है यही गा रही है। ठीक है सरोज जी, आप रहिएगा मेरे साथ और मैं आगे भी आपसे उनके संबंध में बातचीत करूंगी। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। तो मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन की खबर ने हालांकि पूरे देश को गहरे शोक में डाल दिया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, और ये मुंबई से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उनकी शव यात्रा चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद शिवाजी पार्क में जब उनकी यात्रा समाप्त होगी, उनका शव वहाँ पर पहुँचेगा, तो अंतिम संस्कार की जो तैयारियाँ वहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। अंतिम संस्कार उनका होगा, उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन लोगों की भारी भीड़ इस शव यात्रा में नजर आ रही है। सुरक्षा का भी पहरा है, बीच में आपको कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, पीछे भी आप देखेंगे तो कई लोगों की भीड़ है। भारी भरकम सैलाब जो है वो इस शव यात्रा में उनके नजर आ रहा है। मुंबई में आशा भोसले की जो अंतिम विदाई है वो चल रही है, अंतिम यात्रा उनकी चल रही है, जहां से लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फैंस हैं, वो उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, वो उन्हें याद कर रहे हैं और आज के दिन उन्हें याद किया जा रहा है। आशा ताई, जिनका जन्म 8 सितंबर 1933 में हुआ, हार्ट अटैक की वजह से और हार्ट इन्फेक्शन की वजह से उन्हें फिर ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, आईसीयू में उनको रखा गया। उनका इलाज जारी था, लेकिन फिर सभी को हेल्थ बुलेटिन का इंतज़ार था। लेकिन एक दुखद खबर सबके सामने आई और उसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। आशा भोसले, आशा ताई जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय संगीत को 12,000 नगीने दिए, अलग अलग भाषाओं की ज्ञाता, अलग अलग भाषाओं की गुणी आशा ताई। हालांकि लता मंगेशकर और आशा भोसले को साथ साथ ही याद किया जाता है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से उससे हटकर अपनी पहचान बनाई, अपनी आवाज़ में उन्होंने परिवर्तन किया, अपने गाने के तरीके में और अपनी गायकी में उन्होंने अंतर कर अपनी एक अलग पहचान बनाई, जो कि वाकई में प्रेरणा देता है। उनका पूरा जीवन एक प्रेरणादायक जीवन रहा। सामान्य लोगों के व्यक्तिगत तौर पर अगर उनकी बात की जाए या उनके व्यक्तित्व की बात की जाए, तो व्यक्तित्व के लिहाज से भी लोग उनसे सीखते हैं, लोग उनसे जुड़ाव रखते हैं। जैसा कि अब से पहले सिंगर और गायिका सरोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रही थी, तो वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका जो जीवन था वो साधारण था, वो प्रेरणादायक रहा, वो सादा सा जीवन जीना पसंद करती थी। एक हाई फाई लाइफस्टाइल नहीं, लेकिन हाँ, उन्हें हमेशा साड़ियों में देखा गया, उन्हें साड़ियों का शौक रहा। लेकिन आप ये समझिए कि 100 से ज़्यादा सम्मान उन्हें मिला है। 82 साल के करियर में 100 से ज़्यादा अवार्ड्स उन्हें मिले हैं, और ये वो अवार्ड्स हैं जो लिखित तौर पर सामने आते हैं और निश्चित तौर पर बड़े अवार्ड्स हैं। और एक रिजेक्शन से लेकर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने तक की उनकी यात्रा बेहद शानदार रही। उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उतार चढ़ाव का नाम ही ज़िंदगी है। और आशा ताई के जीवन को अगर समझा जाए तो उनके जीवन को समझने के बाद यही प्रतीत होता है और यही समझ में आता है कि अगर डर है और अगर रिजेक्शन है, अगर इनकार है और अगर आपको पसंद नहीं किया जा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थक जाएंगे, आप रुक जाएंगे, आप हार जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। आप आगे बढ़ते रहिए और उस मौके का आप इंतज़ार करिए। जब वो मौका आपको मिलता है तो फिर आप उसमें अमर हो जाते हैं, आप उसमें अपने पूरे जीवन के उस संघर्ष को दिखला देते हैं। सरोज जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सरोज जी, फिलहाल अगर हम उनकी जीवनी की बात कर रहे थे, उनकी गायकी की बात कर रहे थे, आपको उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना क्या है आपका, उनकी आवाज़ का? उनकी आवाज़ का मुझे तो
बहुत सारे गाने पसंद है, हम्म। लेकिन गज़लें जब वो गाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जैसे बंदनी के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद हैं, और उमराव जान के सॉन्ग्स पसंद हैं, और थोड़े फ़ास्ट नंबर भी बहुत अच्छे लगते थे, जैसे हम्म। रात बाकी बात बाकी, इस हम्म। टाइप के सॉन्ग्स। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि इतना सुरीला गाती थी, ये कुछ भी गाती थी तो काम करते-करते थम जाते थे, सुनने लगते थे हम्म। कि अरे! ये क्या गा रही हैं? अरे! हम्म। इसमें ऐसे कैसे काम ले लिया? हम्म। तो फिर गाने तो उनके मुझे सभी अच्छे लगते हैं, हम्म। लेकिन गज़लें बहुत सुंदर लगती हम्म। हैं। हम्म। आपने भी उनसे सीखा होगा, जब वो जैसे कि आप बता रही हैं कि आप काम करते करते जी, उनको सुन लेती थी, तो आपने भी उस चीज़ को ढालने की कोशिश की होगी एज अ सिंगर। जी, कोशिश तो बहुत रहती है। अब हम्म। देखिए, हर इंसान चाहता है कि बहुत अच्छा गाए, बहुत हम्म। अच्छा सीखे, हाँ। और हर आर्टिस्ट चाहता है। लेकिन दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए कि आप कि वो गुरु हैं, चाहे आप उनसे कैसे भी सीख रहे हों, चाहे आप उनके गाने सुन-सुन के सीख रहे हों, लेकिन वो आपके गुरु हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा, अरे ऐसे नहीं, ऐसे गा देते, क्यों? जैसे वो गा रही हैं बिल्कुल वैसे ही, चाहे 100 बार एक चीज़ को गानी पड़े, आप गाने की कोशिश करिए, तो खुद ब खुद वो चीज़ आपके अंदर आएगी और आप सीखेंगी। हम्म। तो मैंने तो बहुत ऐसे कोशिश की है, जैसे कोई लाइन नहीं समझ में आई तो हम्म। उसको बार-बार, बार-बार, हम्म। बार-बार गाया। हम्म। तो बस, और उस मुर्कियाँ बहुत टफ लेती थी, हम्म। बहुत टफ मुर्कियाँ लेती थी, तो हम्म। उसको तो सीखने में बहुत टाइम भी लगता था। हम्म। कभी-कभी तो 2-4 दिन लग जाते थे कि अरे! ये कैसे गाए, ये मुर्की कैसे, और हर जगह रहती थी थोड़ी बहुत बात, जो आप सीख सकते हैं। हम्म। हम्म। तो इस तरह से मैंने उनसे कुछ-कुछ, कुछ-कुछ सीखा। हुँ, हुँ। अच्छा, वो सिंगर सिर्फ़ पर्दे के पीछे ही एक बेहतरीन गायिका नहीं रही हैं सरोज जी, वो परफ़ॉर्मर भी बहुत अच्छी रही हैं। जब हमने उनको रियलिटी शोज़ में देखा है, एज़ अ जज देखा है, मैंने खुद उनके कई सारे शोज़, उनके रियलिटी शोज़ देखे हैं, और मैं सच बताऊँ तो मेरे रियलिटी शोज़ देखने की वजह ही आशा ताई भी रही कि जी, चलिए देखते हैं वो नए सिंगर्स को क्या सिखाती हैं, और उनका सिखाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा असाधारण सा रहा। वो खुद गा-गा कर कंटेस्टेंट जो होते थे या जो प्रतियोगी होते थे उनको सिखाती थी। तो ये उनका तरीका बेहद लाजवाब रहा कि आजकल के सिंगर्स को वो किस तरीके से अपने तरीके से गाना सिखा रही हैं या कहाँ पर करेक्ट करना है, वो अपने अंदाज में उनको दिखाती थी। जी, जी। बिल्कुल, वो क्योंकि उनको शौक बहुत था कि हुँ। कभी भी ये नहीं रहा कि ये चीज़ मैं ना बताऊँ। हुँ। अभी तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी लेना शुरू कर दी थी हाल-फिलहाल, और हम लोग तो बड़ी बेचैनी से वेट करते थे कि अब देखें क्या बताती हैं, क्या हुँ। सिखाती हैं। ऐड भी कर रही थी कि आप लोग सीखिए, मैं कैसे गाना गाया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, आप कैसे प्लेबैक सिंगिंग की जाती है, कैसे शब्दों को बोला जाता है, वो सब सिखा रही थी अभी हाल-फिलहाल। हुँ। तो वो वही चीज़ जितने भी प्रतियोगी होते थे उनको गा-गा के बताने की कोशिश करती थी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे गाओ। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही बात है कि हम लोग भी उनकी वजह से रियलिटी शोज़ देखते थे जब वो जजमेंट करने बैठती थी। हुँ। हुँ। जी, क्योंकि मैं उस भाव को महसूस भी कर सकती हूँ कि एक बेहतरीन सिंगर और एक बेहतरीन गायक या गायिका जब किसी रियलिटी शोज़ में आते हैं तो वहाँ के जो न्यू जनरेशन के सिंगर्स हैं या जो परफॉर्मर हैं वो उनसे भी सीख लेना चाहते हैं, और जी, एज अ व्यूअर या एज अ दर्शक वो ज़्यादा दिलचस्प टाइम हो जाता है कि जब इतने पुरानी सिंगर, इतने अनुभवी सिंगर आजकल के जनरेशन्स को नई चीज़ें या मुर्खियाँ सिखा रही हैं या वो कला सिखा रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सीखना दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ सरोज जी कि आप गायकी के माध्यम से या किसी गीत के माध्यम से अगर उन्हें आज याद करें या उन्हें कोई सॉन्ग डेडिकेट करें गाकर। देखिए, उनको जो सबसे ज़्यादा गाना पसंद था, बहुत पहले उन्होंने गाया था। मैं एक लाइन आपको वो जी, सुनाती हूँ, फिर बिल्कुल। एक-एक लाइन 2-3 गानों की ठीक है, बिल्कुल, बता। बिल्कुल। जी। गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए। ये गाना आशा जी को खुद बहुत पसंद था। हुँ।
तो मैं जब मैंने उनको इंटरव्यू में ये गाना गाते सुना था तो मैं अक्सर ये गुनगुनाती थी। तो जो बहुत सुंदर। इन्होंने खुशी जग के लिए में जो बिल्कुल। तान ली है, वो ऐसा नहीं है बहुत ईज़ी है, हुँ, सुनने में ईज़ी लगती है लेकिन उसको गाते, 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 गाते दिमाग में भर जाती है, म्यूज़िक के साथ गाओ तो और अच्छा लगता है। हुँ, और जैसे इन आँखों की मस्ती की आ, इन आँखों की मस्ती की मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों के वाबस्ता दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती की। आशा जी के साथ जो गाया था, जी। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को भीला महका, ओ भीला महका रे महका, आधी रात को रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। तो इस तरह से उन्होंने तरह तरह के गाने गाए और हम लोग कोशिश करते हैं, वैसा क्या ही गा पाएंगे, कोशिश करते हैं कि हुँ। थोड़ा थोड़ा उन तक पहुँचे। बहुत खूब, बहुत खूब। सरोज जी, क्योंकि निश्चित तौर पर मन तो ऐसा कर रहा है कि लगातार और ज़्यादा गाने और गानों की पंक्तियाँ सुनते जाऊँ। मैं आगे सुनूँगी भी आपसे, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से उसको कन्वे कर पा रही हैं, उस भाव को महसूस कर पा रही हैं। उनकी जीवनी पर हम वापस आते हैं। कई बार ऐसा होता था, जो मैं अभी रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ लगातार, मैंने पहले भी पढ़ी हैं वो रिपोर्ट्स। कई बार ऐसा होता था कि जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनकी आवाज़ को लता मंगेशकर जी की आवाज़ समझ लेते थे और लता मंगेशकर जी की आवाज़ को आशा भोसले जी की आवाज़ समझ लेते थे। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। तो ऐसे में तो बड़ी चुनौती रही होगी, बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा कि कैसे हटकर अपनी पहचान बनाई जाए, कैसे हटकर अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की जाए इंडस्ट्री में। वो समझ लेते थे लेकिन मैं आपको बताऊं, हुँ, दोनों की गायकी का अंदाज बिल्कुल फर्क है हुँ, और वो आज से नहीं, हुँ, शुरू से बहुत फर्क रहा है। हुँ, और जब आप सुनिए बहुत ध्यान से तो फर्क लगता है, हुँ, लेकिन कहीं कहीं पे पुराने गानों में समझ में नहीं आता कि लता जी गा रही हैं कि हुँ, आशा जी गा रही हैं। हुँ, हुँ, तो हो सकता है कि इसी वजह से इन्होंने अपना अंदाज बदला हो, हुँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हुँ, उस समय लता जी बहुत शिखर पे थी हुँ, बिल्कुल। और आशा जी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हुँ, ज़ाहिर सी बात है, लोग उनको कहते थे आपकी आवाज़ नहीं अच्छी है। हे भगवान, ये पता नहीं कैसे कहते थे लेकिन कहते थे हुँ, हुँ, कि हुँ, आपकी आवाज़ नहीं अच्छी है, क्योंकि उनको लता जी वाली आवाज़ चाहिए थी। हुँ, तो इन्होंने इसलिए अपनी पूरी गायकी का स्टाइल ही बदल हुँ, दिया। हुँ, हर गाने में, चाहे वो तोरा मन दर्पण कहलाए, कितना दर्द, कितना हुँ, सुंदर गाया है हुँ, उन्होंने, हुँ, भले बुरे सारे कर्मों को हुँ, इस तरह से। और मतलब अब आप उनके गाने सुनिए हुँ, तो आप मन क्यों बहका में जहाँ से उठाया है आशा जी ने, एकदम मस्ती वहीं से आ गई है। हुँ, पहली लाइन लता जी की, दूसरी लाइन उनकी, हुँ। कि जिस तरह से उन्होंने गाया उन्होंने है। देशभक्ति के गानों को भी, गीतों को भी उसी तरीके से कन्वे किया कि उनकी उस गायकी को सुनकर ही इंसान के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो जाए। जी, जी।
है ना। अच्छा सरोज जी, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं, ठीक है, एज अ सिंगर तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप उस अगर एक्ट्रेस है तो आप उस अभिनेत्री को किस तरीके से गायकी के माध्यम से उसको पोर्ट्रे करें, क्योंकि दर्शक तो उस अभिनेत्री को देख रहे हैं, उस चेहरे को देख रहे हैं, उस हाव भाव को देख रहे हैं, और लोगों को ये महसूस होता है कि वो अभिनेत्री गाना गा रही है, पर्दे के पीछे मेहनत सिंगर की है। लेकिन उतना ही कंपटीशन या उतना ही चैलेंज तो एक सिंगर के लिए भी हो जाता है, एक एक्टर के लिए भी हो जाता है कि वो एक ऐसे सिंगर के गाने को परफॉर्म कर रहे हैं स्क्रीन पर जिससे लोगों को रिलेटिव लगे, जिससे लोग उससे रिलेट कर पाए और लोगों को लगे कि हाँ ये गाना गा रही है। मतलब जितना चैलेंजिंग सिंगर के लिए उतना चैलेंजिंग एक एक्टर के लिए भी है। जी बिल्कुल है। आप देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा लगता है जो हेलन जी के लिए उन्होंने गाने गाए हैं, तो हेलन जी जब भी उनके गाने को गाती थी ऐसे एक्सप्रेशन देती थी, बिल्कुल लगता ही नहीं था कि हेलन जी ने वो गाना नहीं गाया है। कोई सा भी गाना उठा के देख लीजिए और बड़ा ही सुंदर लगता था, बिल्कुल लगता था हेलन जी ही गा रही हैं। तो वो चैलेंज तो हेलन जी के लिए भी था ना, कि मुझे ऐसी एक्टिंग करनी है कि लगे कि ये वाला गाना बिल्कुल मेरे ऊपर फिट हो। जैसे कि सायरा जी की आवाज बहुत पतली है, उन आशा जी को उनके लिए गाना गाना था, तो उन्होंने सायरा बानू को स्टूडियो में बुलाया। खुद अभी इंटरव्यू में बता रही थी वो सायरा जी, उनको स्टूडियो में बुलाया और कहने लगी कि तुम्हारी आवाज बहुत पतली है, तो मुझे सुन के एकदम तुमको देख के उसी तरह से गाना पड़ेगा ना कि तुम पे बिल्कुल फिट हो आवाज। कौन करता है इतनी मेहनत। अरे भाई गाना है, गाना गा दिया, आप फिर उसको अभिनेत्री ने एक्ट कर लिया। बट उनके अंदर मतलब ये थी मेहनत की इंतहा कि तुम स्टूडियो आ जाओ, मैं तुम्हें देख के गाना गाऊंगी। बताइए, ये भी तो एक उनकी मतलब पर्सनालिटी कहिए या पागलपन कहिए या दीवानापन कहिए संगीत के प्रति, कि मेरा गाना इतना अच्छा उतरे कि मतलब उन्होंने उनको बुलाया स्टूडियो में, उनके सामने गाया। अब वो एक गाना किस मूवी का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हेमा मालिनी जी पे फिल्माया गया था। भर जाएगी डोलियां चढ़ जाएगी, आशा जी ने गाया था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हेमा मालिनी जी ने नहीं गाया। अगर इतना आपको वो गाना याद आ रहा है तो सरोज जी प्लीज एक लाइन दो लाइन हो जाए। भर जाएगी, भर जाएगी, हाँ डोलियां चढ़ जाएगी, हाँ मेहंदी लगाई के रे, काजल सजाई के रे, दुल्हनिया मर जाएगी। इस तरह से वो गाना था जी। तो हम ये बहुत देखते हैं कि कितना चैलेंज उनके अंदर, और उनके अंदर वो कैपेसिटी और वो कैपेबिलिटी दोनों थी कि उस चैलेंज को वो किस तरीके से, और उनका जीवन भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। 16 साल के आसपास तो जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ मैम, उसमें देखते हैं कि छोटी उम्र में उन्होंने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी पहचान उनकी नहीं बनी थी। लता मंगेशकर जी के साए में एक अलग पहचान बनाना, उस पर तो हम लगातार बात ही कर रहे हैं। कैसे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना है और फिर अपने दम पर आगे वो मौक़ों को पाना, वो अपॉर्चुनिटीज़ को पाना। लेकिन एक परिवार जब नाराज़ होता है या परिवार के खिलाफ अगर कोई शख्स जाता है तो उसके लिए पूरा जीवन बेहद संघर्ष भरा हो जाता है, बहुत बड़ी चुनौती बनता है। लेकिन उससे भी पार पाना सिखाया, उससे भी पार पा लिया। तो उनकी पूरी जीवनी को अगर देखें तो वो एक बुक है, एक किताब है, आशा ताई की एक जीवनी। जी, वो मन बहुत सुंदर था ना, मन में कोई छल कपट नहीं था, मन सुंदर था, संगीत में डूबा हुआ था। तो मैं ये नहीं कहूँगी प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, उन्होंने लव मैरिज की और घर वालों के उन दिनों ये इन सब का रिवाज नहीं था ना एक्चुअली, तो इस वजह से थोड़े लोग घर वाले खिलाफ हो गए थे, लेकिन फिर सबने उनको अपना लिया बहुत अच्छे से। और फिल्म इंडस्ट्री ने तो बहुत अच्छे से अपनाया, क्योंकि वहां उनका काम बोलता था। देखिए, उनके गाने बोलते थे, उनकी मेहनत बोलती थी, है ना। तो वहां पे उनके जो पारिवारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था किसी को। भाई हम गाना दे रहे हैं, आप अच्छे से उसको निभाइए, बस इस बात से। और उसमें वो माहिर थी, वो हर गाने को बहुत सुंदर ढंग से निभाती थी। तो उनके पारिवारिक जीवन का असर उनके काम पे कभी नहीं पड़ा।
ठीक है सरोज जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उनके संबंध में, उनके जीवन के संबंध में, व्यक्तिगत तौर पर वो किस तरह से जीवन जीती थी, इन तमाम पहलुओं पर सरोज जी ने हमसे बात की और बेहतर तरीके से उनके गानों के माध्यम से दर्शकों तक उन चीज़ों को पहुंचाया भी है। बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।